प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पश्चिमी अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है ये दो भागों में हमने दर्शाया है। पश्चिमी तटीय अपवाह तंत्र और दूसरा पूर्वी तटीय अपवाह तंत्र है। आप जानते हो कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वह अधिकांशतः वर्षाकालीन नदियां हैं। इनमें इन नदियों में पानी वर्ष भर नहीं रहता, इनकी गहराई भी कम है, इनकी लंबाई भी कम है और ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य आप चित्र ध्यान से देखिए। ये देखो हमने एक ऐसे चित्र बनाया है, ये कैसे बनाया है, ऐसे और ऐसे। यह पश्चिमी घाट लेसन मैंने पहले बताया है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों उच्च पठारी क्षेत्र हैं जिसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से ये जो क्षेत्र है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने चले हैं पश्चिमी तटीय अपवाह तंत्र। यहाँ क्या है कि अधिकांशतः जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वह पश्चिमी घाट के आसपास से ही निकलती हैं या मध्यवर्ती पठार से निकलती हैं, लेकिन यह पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ, पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी और पश्चिमी घाट के पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। बच्चों, जो नर्मदा ताप्ती का नाम आप लोग सुने होंगे, वह पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली बड़ी नदी है। देखो हमने एक क्षेत्र काटा है, ध्यान से देखिए। लूनी नदी, साबरमती, माही, घग्गर तमाम नदियाँ से प्रवाहित होकर पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर दो बड़ी नदी है, ये आपकी ये नर्मदा, कौन सी नदी है? नर्मदा। और ये ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। इन दो नदियों की एक अलग विशेषता है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एक्सुरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख उसको कहते हैं, यानी इनके गाद जो है, इनके अवसाद सीधे समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं, उसको एक्सुरी कहा जाता है। और जिनके गाद समुद्र में मिलने से पहले जमा हो जाते हैं वो डेल्टा निर्मित नदियाँ होती हैं, जो डेल्टा बनाते हैं। कहने का मतलब कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियाँ पश्चिम से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इस तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का निर्माण क्योंकि गंगा नदी भी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है और आपका महानदी जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है, आपका कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब बड़ी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हम नर्मदा नदी के बारे में बता रहे हैं। यह अमरकंटक, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से
निकलने वाली यह नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख नदी है। यह दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी हम जो है पिछले लेसन में आप लोगों को बताया है, यानी जब दो समतल स्थानों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो उसी को भ्रंश कहा जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो ये नदियाँ निकलती हैं ये तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। यह बहुत अच्छे दर्शनीय स्थानों का भी निर्माण करती है नर्मदा नदी। आप जानते हैं कि तीव्र ढलान, जिस नदियों का मुहाने पर तीव्र ढलान हो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि वह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो उसी रास्ते में एक धुआंधार जल प्रपात पड़ता है जहाँ तीव्र ढलान है। तो नर्मदा नदी जो है जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह इसमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ आकर के समकोण पर मिलती हैं। जहाँ ढलान ज़्यादा होगी वहाँ समकोण पर नदियाँ मिलेंगी, जहाँ ढलान कम होगा वो समकोण पर नदियाँ नहीं मिलती हैं। फिर आपका मध्य प्रदेश गुजरात में इस नदी का विस्तार है। नर्मदा नदी का विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश। फिर आपका है ताप्ती, दूसरी जो नदी है ये ताप्ती नदी है। इसकी विशेषता जान लीजिए। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से कौन निकलता है? ताप्ती। और अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से श्रृंखला निकलती है। यह नर्मदा के समानांतर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है। फिर और जैसे पश्चिम यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर प्रवाहित कुछ छोटी छोटी नदियाँ जैसे केरलोरम है, जैसे पेरियार नदी है, पेरियार है। फिर आपका जो है और छोटी नदियाँ हैं, साबरमती, माही है, हमने इसका जिक्र भी किया कि ये अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ हैं। फिर आपका गोदावरी नदी, यह गोदावरी जो नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप ये गोदावरी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। पश्चिमी घाट के ढालों से ही ये है गोदावरी नदी निकलती है। ऐसे ही ये निकलते हुए जो है ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी नदी है? ये गोदावरी नदी। अभी हम नदियों का जिक्र कर रहे हैं। फिर इसमें भी तमाम छोटी छोटी पठारी क्षेत्र की नदियाँ करके मिल जाती हैं, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, मांजरा है, बेनगंगा है, पेनगंगा है, ये सब नदियाँ करके मिलती हैं इसमें। और यह जो नदी है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से तीनों मिलते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इस नदी को। फिर आपका महानदी है। महानदी यह छत्तीसगढ़ की उच्च भूमियों से निकलती है और यह उड़ीसा में बहते हुए महानदी, उड़ीसा का है कि छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ऐसे आती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। क्या महानदी, लेकिन हमने कहा कि पूर्वी के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे महानदी हो, फिर चाहे कृष्णा हो। और कृष्णा नदी जो कृष्णा द्रोणी है
यह जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलते हुए यह लगभग 1400 किलोमीटर पठारी क्षेत्र की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये अपने विशाल क्षेत्र को महाराष्ट्र, कर्नाटक के कृष्णा नदी जो है यही निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये आपका कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होते हुए कौन सी नदी है? कृष्णा। ये प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा उपजाऊ क्षेत्र होता है। हमने पिछले लेसन बताया है कि यह चावल के लिए विशेष रूप से उपजाऊ माना जाता है, गन्ना के लिए उपजाऊ माना जाता है। फिर कावेरी नदी, कावेरी नदी ये आपकी है। कावेरी नदी यह तमिलनाडु राज्य से प्रभावित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। तमिलनाडु, केरल और देखिए इधर केरल का है, इधर तमिलनाडु है। केरल तमिलनाडु से होते हुए देखिए केरल, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदियाँ अपने डेल्टा के लिए भी जानी जाती हैं। तो हमने 3 नदी तंत्र के बारे में आपको बताया। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें 2 भाग हैं। एक पश्चिमी तटीय अपवाह तंत्र है और दूसरा जो भाग है वह पूर्वी तटीय अपवाह तंत्र। ये इसके बारे में बताया। भारत में कुछ अपवाह प्रतिरूप भी दिए गए, किताब से आप पढ़ लीजिएगा, समझा। हम उससे भी आपको बता देंगे कि किसको क्या कहते हैं। अब है कि कुछ झीलें, झीलें क्या है कि ये प्राकृतिक, जैसे भूसतह पर जो निचला स्थान होता है, जब वहाँ जल एकत्रित हो जाता है तो उससे झीलों का निर्माण हो जाता है। झीलों की एक विशेषता होती है वह जो है स्थलबद्ध हो जाते हैं। फिर कुछ झीलें मैदानी भागों में या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए गए हैं और कुछ जो है समुद्र के किनारों पर भी जो है झील पाए गए हैं। तो जो मैदानी भागों में है, जैसे महाराष्ट्र में झील है, तमाम पूरे देश में झीलों का प्रसार है, जम्मू कश्मीर में झील है। तो भूसतह के निचले स्थानों पर पाए जाने वाले जल क्षेत्रों को हम झील के नाम से जानते हैं। आप सिंपल तरीके से जानिए थे। अब यह कुछ समुद्र तटीय झीलें हैं और कुछ स्थल रुद्ध जो है झीलें हैं। तो यह जो झीलें हैं, यह झीलें देश की प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। आप कहीं टहलने घूमने जाते हैं तो जहाँ झील होती है वहाँ आपकी प्राथमिकता ज़्यादा है। जैसे नैनीताल हुआ, महाराष्ट्र की चाहे लोनार झील हुआ या बुलर झील हुए, जम्मू कश्मीर, तमाम ऐसे बहुत से झील है जहाँ आप वहाँ जाना चाहते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाने में जो झीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये झील 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक झील होता है, दूसरा मानव निर्मित झील होते हैं। तो प्राकृतिक झीलों का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, चाहे उल्कापात के द्वारा
महाराष्ट्र में इस प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ है, या भूसतह के नीचे धंसने से झीलों का निर्माण हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिनको गोविंद सागर जलाशय तमाम क्षेत्रों में, और इन्हीं बड़े झीलों को जो है सागर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसे झील होती हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, तो इसको झील है, झील भी कहते हैं। तो झील बहुत अगर विशाल क्षेत्र पर है तो वह सागर की तुलना में बिंदु, जैसे दक्षिणी चीन सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए उनको सागर का नाम दिया जाता है, जिसको आप समुद्र कहते हैं। समुद्र और महासागर नहीं आता है कि समुद्र जो है वह छोटा क्षेत्र है और महासागर बहुत विस्तृत क्षेत्र है। बच्चों, वायु द्वारा निर्मित झीलों का निर्माण, जैसे राजस्थान में जो झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। फिर नदियों के द्वारा भी झीलों का निर्माण हुआ है। यह कुछ नदियाँ अपने मैदान से प्रवाहित होती है, टेढ़ी मेढ़ी जब प्रवाहित होती है, तो जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जब अपने सीमाओं में प्रवाहित हो, तो ऐसा कुछ क्षेत्र हो जाता है कि जहाँ परंपरागत रूप से झील बन जाती है, वहाँ हमेशा जो है जल एकत्रित रहता है। और गुरु गोविंद सागर झील है, यह मानव द्वारा निर्मित है। कहने का मतलब है कि तमाम ऐसे झील हैं जिसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा हुआ है, जो है वातावरों के द्वारा हुआ है, उल्कापिंडों के द्वारा हुआ है, हिमानियों के द्वारा हुआ है। देश में पर्याप्त मात्रा में झील विद्यमान है। कुछ सागर तटीय क्षेत्रों में भी झील आपके विद्यमान है, जैसे कोलेरू झील है, चिल्का झील है। ये सब ऐसी झीलें हैं जो समुद्र तटीय किनारों पर है, जो बालुका रोधी तटों से निर्मित हो गए हैं। यानी जब सागरों का जो जल जब हिलोरे लेता है, जब ज्वार आता है, तो वायु रोधी तट को पार करते हुए जल जो है असली भागों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आ तो जाते हैं जल, लेकिन वह लहरें जो है दोबारा वापस होकर के सागर तटीय क्षेत्रों में या सागरीय विशाल जल क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, तो वे वायुरोधी तटों के द्वारा मुख्य जलराशि से अलग हो जाती है। ऐसे जो चिल्का झील हो, चाहे पुलिकट झील हो, चाहे कोलेरू झील हो, ये सब ऐसी झील हैं जिनका जो है सागरीय लहरों के द्वारा जो है झीलों का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं कि चाहे नदी हो चाहे झील हो, इनको प्रदूषण से बचाना प्रमुखता रहती है। अगर प्रदूषित हो गई, जो इसमें पनपने वाले जीव जंतु हैं, इनमें वनस्पतियाँ हैं, वह भी नष्ट हो जाएंगी और मानव के लिए भी यह हानिकारक माने जाते हैं। यह लेसन समाप्त हुआ। अब हम लिखित सामग्री के माध्यम से धीरे धीरे क्रमशः हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। इस लेसन में अफवाह में यही है कि 3 नदी तंत्रों का विवरण हिमालय क्षेत्र की और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 2 नदी तंत्रों का विवरण है। जो चुटपुट जानकारी इसमें है कि जिसको हमको आपको प्रदान करना है, वह लिखित नोट्स के माध्यम से हम वो जानकारी क्रमशः उपलब्ध करवा देंगे।